मेरा नाम श्रेया शर्मा है एंड मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में पढ़ती हूँ। नीट 2022 क्लियर करके इस साल मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। मेरा नीट में रैंक अ, था 16,493 ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक था 59 और कैटेगरी रैंक 45। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। शिमला में जो कॉलेज है वहाँ की मेडिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में ही हैं वो। रिसेंटली उन्होंने 22 में ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नीट का एग्ज़ाम उन्होंने अपने होम टाउन में ही अपना कॉलेज ले लिया। तो चलिए फिर बात करते हैं उनसे और बहुत सारी सीक्रेट्स जो उनकी है कि किस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया, कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, कैसे वो स्टूडेंट थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हाय श्रेया, कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बच्चे भी आई थिंक कि बहुत अच्छे होंगे, थोड़े से परेशान तो हो जाते हैं, बेचारे बच्चे ही हैं। ठीक है। हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कौन से कॉलेज में हैं। मेरा नाम श्रेया शर्मा है एंड मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में पढ़ती हूँ। नीट 2022 क्लियर करके इस साल मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है एंड मेरा नीट में रैंक अ, था 16,493 ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक था 59 और कैटेगरी रैंक 45। तो हमारे ओके। स्टेट में और स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम जाता है। या हम्म। और कितने नंबर आए थे आपको आपके नीट के एग्ज़ाम में? मेरा नीट स्कोर था 610। ओके, डन। तो जैसे स्कूलिंग जो मतलब कि डॉक्टर बनने का आपका जो वो है, एक होता है ना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ये आपने अपनी स्कूल टाइम से ही बहुत पहले से ही सोच के रखा था या बाद में आपको किसी से इंस्पिरेशन मिला था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है? ये मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, क्योंकि बचपन से ही मन में था कि डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और लोगों की हेल्प कर पाते हैं और मतलब कि एग्जैक्टली। समझो तो जो एक तरीके से आप ना उनको, आप खुद भी डॉक्टर हो तो आप नहीं, मतलब अभी ये बोल नहीं। सकते हो कि लोगों की जान बचा सकते हैं। हम्म। ऐसी मतलब कि ऐसा प्रोफेशन है ये। हम्म। लोग मतलब कि जहाँ पर बच सकते हैं, कोई क्रिटिकल इश्यूज है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो डॉक्टर ही हैं एक तरीके से इस धरती के भगवान जो लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप डॉक्टर बनने वाले हो, यानी कि धरती के भगवान बनने वाले हो और अभी थैंक यू आप वेरी फर्स्ट ईयर में मच। हो। हाँ जी। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे जो कि बच्चों के ही क्वेश्चंस होते हैं, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ी बीच में बातचीत भी करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कुछ अपना फनी इंसिडेंट भी आप शेयर करना। तो हाँ जी। हाँ जैसे जी। कि आपकी ये जो आप स्कूल में किस टाइप के स्टूडेंट थे, जैसे कि ब्राइट स्टूडेंट थे या ठीक है एवरेज स्टूडेंट थे कि एबव एवरेज स्टूडेंट थे, किस कैटेगरी में थे आप? मैं स्कूल में अबव एवरेज कहना चाहूँगी अपने आप को। बहुत ज़्यादा टॉप वगैरह तो मैं नहीं करती थी, बट मेरे जो परसेंटेजेस होते थे हमेशा अबव 90 अबव 95 ही होते थे। तो अच्छी या स्टूडेंट थी। काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे। हाँ जी। और जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो अपने, हाँ जी। तो रैगिंग का क्या है वहाँ पे? मतलब कि आपके कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं होती है? कि थोड़ी बहुत होती है, कॉलेज लाइट रैगिंग होती है? नहीं, कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है। इंट्रोडक्शन होता है बस सीनियर्स के साथ। फ्रेंडली ओके। इंट्रोडक्शन होता है, वो भी अगर आप खुद बात करना चाहते हो। वो आपको फोर्सफुली नहीं कहते कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अगर आपको खुद बताना है अपने बारे में कि मेरा नाम ये है, तो आप बता सकते हो। अगर नहीं बताना तो ना बताओ। एज सच कोई या रैगिंग वगैरह नहीं होती। हम्म। अच्छा, मतलब हाँ कि जी। रैगिंग जिस तरीके से मतलब कि हम लोग के टाइम में हुआ करती थी, उस तरीके से रैगिंग नहीं होती है कि नहीं, एकदम अब तो सीनियर के सामने अगर जा रहे हो तो आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए। एकदम आपके शर्ट के सेकेंड बटन पे दिखना चाहिए आपका आँख। आप सर उठा के नहीं चल सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो ये काफ़ी मतलब कि सब लोग झेले थे हम लोग के टाइम पे। और ठीक है, हाँ। तो जैसे कि आपको मतलब कि क्या लगता है कि रैगिंग से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या बस यूं ही है वो? आप कैसे देखते हो रैगिंग को?
मतलब उस रैगिंग की मैं बात नहीं कर रहा कि जहाँ हाँ पर जी, हाँ जी। मतलब कि वायलेंस होता है, नॉर्मल रैगिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा-सा मतलब हाँ, कि जो एक इंटरैक्शन। होता है ना फ़ियर फैक्टर होता है हुँ, कि हुँ, कैसे हुँ। जा कर के एक तरीके से ना हमें लगता है कि ये जो नॉर्मल रैगिंग होती है वो बच्चों को थोड़ा-सा माहौल में नए माहौल होते हैं वहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ी मदद करती है और थोड़ा-सा उनको हाँ, कॉन्फिडेंट बनाती है। हाँ। आपका क्या इस पे राय है? मेरा मानना है ना कि रैगिंग नहीं कह सकते उसको, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरैक्शन हमारे सीनियर्स के साथ, क्योंकि रैगिंग हुँ, तो हुँ, बहुत ही हुँ। हार्श वर्ड हो गया। तो जब हम या अपने सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमें कॉलेज के इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है, तो एक तरह से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और सीनियर्स की हुँ, रिस्पेक्ट तो हुँ। ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, हम एक प्रोफेशनल कॉलेज में बाद में जब हम सीनियर बनेंगे तो हम भी यही सोच रहे होंगे कि हमारी रिस्पेक्ट हो थोड़ी एक्चुअली बहुत। सीनियर काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी स्टडी हाँ में। जी, पढ़ाई में भी हाँ। काफ़ी मदद करते हैं। और ऐसा है ना, क्योंकि एमबीबीएस में सिर्फ टीचर्स नहीं होते सिखाने वाले सीनियर्स भी होते हैं। तो हुँ, मेरा हुँ, मानना है हुँ। कि ये सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप तो होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी या चाहिए। और बाकी बस ये है कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ मतलब अगर कुछ होता है लाइक रैगिंग वगैरह, हमारे कॉलेज में तो नहीं होता, पर अगर होता है तो उन्हें कंप्लेन वगैरह कर लेनी चाहिए, बट ऐसा सच तो नहीं होता अब इस ज़माने में नहीं होता। हाँ, वो उस तरह की हार्डकोर रैगिंग नहीं होती है अब तो। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। जैसे कि आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ी-सी मैं बातचीत करना चाहूँगा, कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? कैसा स्कूल था? बहुत अच्छा स्कूल था या नॉर्मल स्कूल था? कोई गवर्नमेंट स्कूल था या कुछ अच्छे स्कूल्स थे? कैसे स्कूल थे आपकी मतलब किस तरह की स्कूलिंग हुई है? मेरी स्कूलिंग शिमला के स्कूल से हुई है, प्राइवेट स्कूल से, डीएवी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला। एंड हुँ, अच्छा हुँ। स्कूल था, अच्छा पढ़ाते थे। और बाकी बाकी तो बाद में मैंने नीट के लिए अलग से कोचिंग ली थी। या एक्चुअली मैं एक एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि आपके जो बैच में स्टूडेंट थे स्कूल में हम्म। वो लोग नीट के प्रिपरेशन को लेकर के क्या उनके माइंड में चलता था? क्या वो सोचते थे कि अ, मतलब कि नीट को करना है कि नहीं करना है? क्या चलता था? मतलब क्या बात करते थे वो लोग? 11th 12th में तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि किसी का भी नीट की तरफ कुछ नहीं था। सबका यही था कि हुँ, हमें एक बार ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर हम निकाल देंगे। तो जो मेरा या बैच था उसमें एक बार ड्रॉप करने के बाद 2-3 बच्चों का या 4 बच्चों का निकला था। उससे पिछले बैच में सिर्फ एक लड़की का निकला था ड्रॉप करने के बाद। हुँ, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से मैं कहूँगी शिमला में इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आप थोड़ा नीचे जाएँगे हुँ, प्लेन्स वगैरह में, मतलब चंडीगढ़ से नीचे दिल्ली कोटा में, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पर तो बच्चे 9th से तैयारी शुरू कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा हुँ, हुँ, इन्वायरमेंट हुँ। नहीं है अभी जैसे एक इतना। एक एक चीज़ ना वो मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे बोला जाता है कि जिनके साथ आप रहते हो, ज़्यादा टाइम बिताते हो, यानी कि जो दोस्त हैं आपके, आप कहीं न कहीं आप उन्हीं की तरह बन जाते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बस ये जानना चाह रहा था इस चीज़ से कि जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके क्लासमेट्स थे, तो वो नीट के बारे में सोचते थे कि नहीं, हाँ, हमें नीट देना है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि हाँ, मुझे नीट का एग्ज़ाम जो है 12th के बाद देना है। पहले मैं फ़ोकस करूँगा या करूँगी अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे, देन मैं हुँ। जाऊँगा या जाऊँगी नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह की बातचीत चलती थी कि नहीं कि अरे नीट कौन देगा? मैं तो बस सिर्फ़ 12th करने आया हूँ और फिर आगे तो बस कुछ और ही करना है। अभी कुछ सोचा नहीं है, इस टाइप से चलता था कि नहीं, लोग सीरियस थे नीट को लेकर के। नहीं सीरियस तो थे। मेरी जो हुँ, फ्रेंड हुँ, थी उसने भी नीट क्लियर कर दिया था। और मेरी जो कोचिंग मेट थी उसने भी नीट क्लियर कर दिया था मेरे साथ-साथ ही। तो जो भी मेरे हुँ। दोस्त रहे वो नीट को लेकर तो सीरियस थे। बट बैच में ऐसे बच्चे भी थे जिनका सिर्फ़ इतना एम था कि बस मेडिकल से 12th कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और कर लेंगे। बट मेरे दोस्तों में हुँ। नहीं था ऐसा। अच्छा, ठीक है। हुँ। मतलब कि अच्छी दोस्ती थी आपकी, यानी क्लासमेट्स आपके अच्छे थे, नीट के बारे में बातचीत होती थी, तो ये बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। बहुत सारे हाँ बच्चों जी, हाँ को जी। ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है कि उनके फ्रेंड्स अच्छे मिलें। क्योंकि अगर हाँ फ्रेंड्स जी। आपके अच्छे नहीं मिलेंगे, यानी कि जो आपके आस-पास के लोग हैं, कॉलीग्स जिनको बोलेंगे हम लोग, अगर वो अच्छे नहीं हैं, क्लासमेट्स आपके अच्छे नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल होता है फिर कि अकेला आप सर्वाइव कर पाएँ वहाँ पे। हाँ, ठीक है, बहुत क्योंकि अच्छी जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, हुँ। एग्ज़ैक्टली। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ और मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने नीट कब क्वालीफ़ाई किया था? जस्ट मतलब कि 12th क्वालीफ़ाई करने के बाद या कुछ ड्रॉप लिया था आपने? नीट मैंने 12th क्वालीफाई करने के बाद नहीं किया था क्लियर। नीट 12th हुँ, के बाद तो मैंने सीधे ड्रॉप कर लिया था। और उसके हुँ। बाद मुझे 2 साल की प्रिपरेशन लगी, 2 साल का ड्रॉप लगा नीट क्लियर करने के लिए।
यानी कि आपने हाँ थर्ड जी, अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई थर्ड किया। अटेम्प्ट में, हाँ जी। अपियरिंग फर्स्ट हाँ फर्स्ट जी, हाँ जी। एक अपियरिंग हो गया, देन हाँ अपियरिंग का जी, मतलब हो हाँ गया जी। कि 12th के साथ, हाँ फिर जी, हाँ जी। फर्स्ट ड्रॉप, फिर सेकेंड ड्रॉप, थर्ड हाँ ड्रॉप में जी। किया कि सेकेंड ड्रॉप में किया? सेकंड में कर दिया था। सेकेंड में कर लिया, ओके, हुँ। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप मतलब ये आपके अंदर में है वो पैशन हाँ, और हाँ। जुनून, और जब अब मतलब ये होता है ना कि जब बत्ती जल जाए आपके दिमाग की, हाँ। और उसी दिन से है आपका कि हाँ अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। बोला जाता है ना, जब जगो तभी सवेरा। तो जब भी ये आ जाए दिमाग में कि नहीं अब मुझे करना है, तो आप बस लग हुँ। जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। और जब से काम करना स्टार्ट करोगे, तभी से आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका चिंता नहीं करना है कि इस बार क्वालिफाई होगा कि अगले बार क्वालिफाई होगा, बस आप ढंग से पढ़ते जाओ, आपको हाँ बहुत अच्छा जी। होगा। आपको अंदर से होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मेरे लिए हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, किसी कोई दोस्त आपका होगा जिनके भैया या दीदी प्रिपरेशन किए होंगे, तो वो काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बच्चों को कि हाँ जी, अरे हाँ जी। बहुत डेंजरस एग्जाम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ था कि नहीं आपके साथ? मेरे साथ था ऐसा, क्योंकि जैसे हमारे क्लासमेट्स थे, उनके भाई बहन वगैरह क्लियर करते थे, किया था मतलब एक एग्ज़ाम। तो फिर सब बोलते थे कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है नीट के लिए, ये तो क्लियर ही नहीं होता है, इतनी कम सीट्स है, इतने सारे बच्चे। एक तो सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि इतने लाखों में बच्चे हैं, कुछ ही सीट्स है, बस ये सब मतलब ये सब सोचते सोचते फिर हम्म, आदमी ऐसे ही थोड़ा डर जाता है। तभी हमारे को ऐसे लगता था कि 12th के बाद तो कहाँ ही होता होगा, जब तक कोचिंग ना लो आप किसी एक बड़ी सी कोचिंग से, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है हम्म, कि आपका होएगा नीट। बल्कि अब लगता है या जैसे थोड़ा करने के बाद कि खुद ही पढ़ने से होता है, बस आपको सामने से सिर्फ अब डायरेक्शन मुझे भी मिलता यही है। लगता है कि अगर बच्चा खुद से, जैसे कि टीचर का काम बस सिर्फ इतना है कि चीज़ों को थोड़ा-सा आसान बना देना। वो बस टीचर भाई कितना भी आसान बना देगा, बट अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा उस चीज़ को तो क्या ही हो पाएगा। हाँ जी। तो हाँ, बच्चे के अंदर में ही आना चाहिए, मतलब कि अगर आपके अंदर में आ गया कि हाँ, मुझे क्वालिफ़ाई करना है और मेरा ये काम है, तो आप बिल्कुल कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट हुँ, आप क्वालिफ़ाई ज़रूर करोगे। हुँ। तो जैसे कि आपके यहाँ भी थे ऐसे बच्चे कि जो मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन देते थे आपको कि अरे बहुत डेंजरस हुँ। एग्जाम है ना? तो अभी आपका क्या मतलब कहना है कि कैसा एग्जाम है? बहुत खतरनाक एग्जाम है कि क्वालिफाई नहीं हो सकता, या अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से पढ़े, सारी चीज़ों को समझ के पढ़े, किसी का गाइडेंस अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस तरीके से पढ़े तो वो क्या क्वालिफाई कर सकता है, या मतलब कि ये इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है? ये कोई इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ते रहोगे और आप अपने जैसे भी आपको आपके टीचर्स गाइड करते हैं उस हिसाब से चलते रहोगे, तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बच्चे अगर 14-15 लाख है, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे तो बिना पढ़े ही पेपर देने आते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, पढ़ने वाले तो बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए हमें, मेरा मानना है। औरों को नहीं देखना चाहिए कि और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, बस ये होना चाहिए हमारे मन में। एंड जो भी बिल्कुल। डायरेक्शंस हमें हमारे टीचर्स देते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छा, अब एक चीज़, जैसे बच्चों का बड़ा मतलब कि वो रहता है कि कॉलेज में जाकर के बहुत मज़ा आएगा, जीवन मतलब एकदम फ्री सा हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कॉलेज में आकर के कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम है कि ठीक है, ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्या है आपका? मतलब मज़ा आ रहा है कॉलेज में आकर के कि फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया गया है? कॉलेज में आकर इतना कुछ तो नहीं बदलता, पढ़ना तो यहाँ पर इनफैक्ट ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हुँ, यहाँ एमबीबीएस में मतलब ज़िंदगी भर पढ़ना है ऑब्वियसली। बट कॉलेज में एक फ़र्क है कि आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। नीट में ये होता है कि आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो थोड़े टाइम के लिए कि नहीं मैं ये बाद में हुँ, करूँगा हुँ, जब हुँ। मैं कॉलेज चल जाऊँगा। तो आप कॉलेज में वो सब चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह छोड़ दो। और कॉलेज में ये भी फ़र्क है कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का वो बहुत अलग होता है आपके नीट वाले इन्वायरमेंट से। हाँ, डेफ़िनेटली स्कूल वाले एनवायरनमेंट से भी काफ़ी अलग होता है। स्कूल वाले इन्वायरमेंट से भी जो बहुत अलग होता है। हाँ, हाँ बल जी, अलग होता है, क्यों अलग होना भी चाहिए। एक्चुअली ना बच्चे जो नीट क्वालीफाई करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं हाँ अच्छे जी, बच्चे ही होंगे। हाँ तो उन जी। बच्चों के बीच में आप रहते हो, और हुँ, फ़िल्टर आउट बच्चे रहते हैं वो। दूसरी चीज़ की सबसे ख़ास बात कि कोई पेरेंट्स का मतलब वहाँ पर वो नहीं रहता, इन्फ्लुएंस नहीं रहता, तो आप थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम महसूस होता है। कई बच्चे
इसमें मतलब कि पढ़ाई भी नहीं करते इसकी वजह से कि और फ्रीडम मिला है तो खूब घूमते हैं, पार्टी करते हैं, एकदम मस्त इंजॉय करते हैं। तो आप पार्टी करते हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं करती, मैं घर से ही जाती हूँ, मेरा घर ही शिमला में है। इसलिए तो पार्टी वगैरह ज़्यादा नहीं करती। बट मैं भी काफ़ी बार मतलब लाइक जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, काफ़ी फर्स्ट मंथ हमारा फाउंडेशन कोर्स चला जिसमें कि हमें ज़्यादा पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं थी, तो उसमें तो सबने बहुत हम्म। मज़े किए। ऐसा नहीं है, नीट क्लियर करने के बाद बहुत टाइम मिलता है मज़े करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम। तो बस वो वाली एक डेस्टिनेशन एक्चुअली बन गई कॉलेज है। लाइफ एमबीबीएस में थोड़ा सा बड़ा होता है एक्चुअली हमको मतलब कि मुझे आइडिया है इसका कि 5.5 साल का होता है, लगभग 6 ईयर आप मान सकते हो। हाँ तो जी, हाँ 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि एक हाँ जगह पर जी, आप रहेंगे तो हाँ कई जी, सारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो हाँ आपके जी, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए दोस्ती भी बहुत मतलब कि अच्छे बच्चों के साथ करनी चाहिए जो हाँ जी। सीरियस है चीज़ों को लेकर के, जो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि फिर से वही बात है कि जैसी संगत होगी वैसा ही आप बन जाएंगे। हुँ, ठीक है, तो दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि किसके साथ आप बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, उस तरीके उसी से ना आपका मेंटल कंडीशनिंग होता है, दिमाग में हुँ, उसी तरीके से पैटर्न बनता है। अगर आप बार बार सुनोगे कि नहीं मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो आपके दिमाग में भी चलने लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है। हाँ और जी, अगर ये रहेगा अरे चलो पार्टी करके आते हैं, कौन पढ़ेगा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लिया जाएगा, हाँ जी, तो फिर तो जीवन में दिक्कत आएगी ही आएगी। फिर हाँ, आप वही डॉक्टर बनोगे जो कभी कभी सीजर छोड़ करके आ जाता है ऑपरेशन में हाँ अंदर ही जी। पेट के। फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। हाँ, एमबीबीएस ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग ही है कि आप और हम्म। हमेशा पढ़ते रहना है, ये तो आ गया हमें समझ पढ़ते में रहना कि है, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डॉक्टर्स जो है एक तरीके से धरती पे जो मतलब होता है ना कि जिंदा भगवान जिसको बोला जा सकता है वो है। तो इस लेवल का डॉक्टर्स को वो मिला हुआ है रिस्पेक्ट। आप मतलब कि इस तरह का रिस्पेक्ट आप किसी और प्रोफेशन में नहीं देखोगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हेट तो देखो, हेट तो हर एक जगह पर है। ठीक है, हर एक किसी के लिए हेट है। कोई मतलब कि अब कोई ऐसा कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि भगवान को लोग गाली नहीं देते, सबको गाली मिलता है। ठीक है, तो हेट तो सबको मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है डॉक्टर। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि लोगों के जान की बात है, एक लाइफ की बात है। अगर आप जरा सा कुछ गड़बड़ कर देते हो तो हुँ, किसी का जान जा सकता है। तो ये हाँ, बहुत मतलब कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल वर्क है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क है। हुँ, और इसलिए क्योंकि काफ़ी पढ़ना तो पड़ेगा ही इसमें, ऑब्वियस सी हाँ, तो बात है। नीट एक तरह से वही स्टेप है कि जो नीट क्लियर करके आ रहा है, तो उसके दिमाग में पहले ही हम्म। होगा कि मेरे को पढ़ना तो है ही, क्योंकि नीट क्लियर वही कर पाएगा जो हम्म। पढ़ेगा। हाँ, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वही कर हाँ पाएगा, जी, सिंपल सी बात है। हाँ जी। हम्म, जो कम से कम अपने आप को बैठा पाए पढ़ने के लिए 8 घंटे तक, तो वो करेगा क्वालिफाई। आपको क्या लगता है कि 8 घंटे पढ़ना सफिशिएंट होता है कि उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? मेरा मानना है कि जब तो रेगुलर क्लासेस होती है तब तो 6 कर घंटे काफ़ी होते हैं। पर बाद में जब जैसे 1-2 महीने बचते हैं तो तब तो डर के मारे खुद ही पढ़ा ही जाता है, बस सिर्फ़ खाने के लिए उठो और ऐसे लगता है कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, तो फिर घंटे नहीं गिने जाते हैं। तब बस ये होता है कि इतना कवर हो हम्म। गया, नहीं हुआ तो थोड़ी ज़्यादा देर बैठ गए, जल्दी हो गया तो थोड़ा कम हो गया। बस ये होता है, गोल ओरिएंटेड ज़्यादा। अच्छा, आपने मतलब कि कोई शेड्यूल अपना फॉलो किया था कि मतलब कि आप बस मतलब वही टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे कि शेड्यूल ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे? जैसे दो तरीके से पढ़ाई होता है, बच्चे स्टडी हाँ करते जी, हैं। हाँ एक जी। होता है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा और हुँ, उसमें हमको इतना कंप्लीट करना है, यानी कि टाइम बाउंडेशन के साथ। एक होता है कि नहीं मुझे ये काम कंप्लीट करना है, चाहे टाइम कितना भी लगे। तो आप किस कैटेगरी में आप थे? गोल टारगेट बाउंडेशन के साथ थे आप कि टाइम बाउंडेशन के साथ थे? टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करती थी मैं ज़्यादातर। और मैं ऐसे पढ़ती थी मतलब जैसे जब तो लास्ट का टाइम आ गया ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का होता था। तो अब जैसे हम्म। 1 घंटा मैंने किसी एक टॉपिक को पढ़ लिया, मे बी फिजिक्स का पढ़ लिया, फिर 1 घंटे बाद मैं उसको बंद कर हम्म। लेती थी, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती थी जिससे कि मतलब मेरा दिमाग थके ना, मतलब अलग अलग चीज़ें होती रहें। इसलिए नहीं तो फिर अगर क्या हम्म। होता है ना, 1 घंटा तो अच्छे से पढ़ लिया फिजिक्स, फिर उसके थक जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसा थोड़ा स्लो स्लो स्पीड हो जाती है, जितना हम कर सकते उतना नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं ऐसे करती थी, जैसे हम्म। 1-2 घंटे ये वाले टॉपिक ख़त्म करनी है, फिर उसके बाद हम नया सब्जेक्ट उठा दिया, जिससे कि दिमाग थोड़ा फ्रेश रहे। और जैसे कि एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आप जैसे थ्योरी और क्वेश्चन यानी कि जैसे कि इनको कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे सपोज दैट कि फिजिक्स है, फिजिक्स में तो मेनली न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअल है वो ज़्यादा। और जैसे बायो है,
इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करते थे कि क्वेश्चन सॉल्व करना, थ्योरी याद करना, इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करते थे आप? थ्योरी का तो ये था कि मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा वीक था, तो इसलिए मैं जो ये इनऑर्गेनिक वगैरह की रिएक्शंस थी इनको तो मैंने ना लिख ही लिया था, फिर मैं इनको रोज़ सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा याद कर लेती थी। फिर जैसे जैसे नीट आने हुँ। लगा तो वो तो मेरे दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ ही गई थी। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दोनों तो लर्निंग बेस्ड ही थी ज़्यादातर, और इनके क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रैक्टिस करती थी एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादातर। जैसे हुँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, ये हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन तो आते नहीं हैं इनसे। और उसके अलावा हाँ, जैसे फिजिक्स, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले बस ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया, थ्योरी देख ली कि हाँ ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि फिजिक्स में करना तो क्वेश्चन ही है एट द एंड। और एग्ज़ैक्टली, उसमें तो हाँ, प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। हाँ, प्रैक्टिस ही चाहिए हमें। तो फिज़िक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, पर जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का हो गया ना, इनका तो रिवाइज़ करती रहती थी टाइम टू टाइम, क्योंकि ये भूल हुँ, जाते हैं हुँ, इसको अगर रिवाइज़ ना करो तो। हुँ। हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। इसमें रिवीजन मतलब कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी? और जैसे कि अब यहाँ से फिर से एक आ गया कि रिवीजन आप कैसे करते थे? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन कोई नहीं करेगा बच्चा तो फिर वो दिमाग में नहीं स्टिक हो पाएगा, वो कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी चीज़ हो। तो रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी था आपका? किस तरीके से आप रिवीजन करते थे? रिवीजन में जैसे अब अपना सीक्रेट बता सकते हो आप क्योंकि नहीं, ऐसा कोई अब आप सीक्रेट नीट के है भी एग्ज़ाम नहीं। क्वालीफाई कर चुके हो। ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं कि बहुत मैं सारे मतलब बच्चे ना नहीं बताते हैं अपना सीक्रेट। जैसे जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो अपने दोस्तों को नहीं बताता कि मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन रहता है हाँ, कि मेरा क्योंकि वो ना दोस्त ना देख पाए मेरा। नीट एक्चुअली में होता बहुत है सारे, कि अगर वो देख लेगा, अगर उसको ज़्यादा नंबर आ जाएगा मेरे से तो फिर अजीब-सा हाँ लगेगा हाँ मुझे। हाँ इस हाँ वजह से नहीं बताते हैं बच्चे। हाँ, तो नीट आप अपना में सीक्रेट अब रिवील कर सकते हो। नीट में बहुत कंपटीशन है नहीं, ऐसा कुछ कोई सीक्रेट नहीं है। रिवीजन का यही था कि जो मेरा जो कमरा था, मेरे पूरे कमरे में फॉर्मूला ही चिपके हुए थे पूरी दीवारों में फिजिक्स के, जिनको मैं सुबह शाम आते हुँ, जाते हुँ। ऐसे घूर घूर के जाती रहती थी। तो फिजिक्स के तो जो फॉर्मूलाज थे ना, वो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गए थे, हुँ। क्योंकि और फिजिक्स में मेन तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आता है तो फिर उसको घुमा फिरा के आंसर भी निकल ही जाता है। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज थे, वो भी मैंने चिपका रखे थे दीवार पे, वो भी मुझे दिखते रहते थे, तो हुँ। वो भी मुझे याद ही थे। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैंने लास्ट के 2-3 महीने में ज़्यादा रिवाइज़ की, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत थी, तो उन रिएक्शंस को हुँ, हुँ। छोटे नोट्स बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। उन रिएक्शन के छोटे नोट्स बना दिए एक पेज पे, जैसे तो एक पेज पढ़ना आसान होता है पूरी किताब निकालने के कंपैरिजन में। तो एक पेज उठा दिया सुबह, जैसे हमारा मॉक टेस्ट होता था, तो जैसे आज मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट से पहले उसको रिवाइज करना ही है हमेशा। 2-2 दिन छोड़ के, जब तो हमारा एंड में था 2-2 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट हो रहा था फुल सिलेबस, तो हर 2 दिन में टेस्ट से पहले वो सारा रिवाइज करना ही है, इनऑर्गेनिक का भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी, तो वो दिमाग में रहता ही है फिर। इम्पॉर्टेंट रिवीजन ही है मेरे एग्ज़ैक्टली हिसाब मतलब कि से। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए ही हाँ, चाहिए होता है, तभी हाँ वो जी, हाँ चीज़ें जी। दिमाग में सेट हो पाएँगी। हाँ जी। और बायो में तो जैसे एनसीईआरटी कि पढ़ते हैं सब। हाँ, बायो का तो हुँ। बाइबल ही एनसीईआरटी है पूरी तरीके से, हुँ। गीता, कुरान, बाइबल जो बोलना है बोल लो। हुँ। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि होता है ना प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हुँ। बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, इमोशनल मतलब कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ। जैसे कि कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, तो कभी-कभी लगता है अरे अब तो लगता है क्वालीफाई ही नहीं हो पाएगा। तो ये अप एंड डाउन्स को आप कैसे मैनेज करते थे? आपको तो मैनेज करने की ज़रूरत इतनी इतनी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे तो अप में एक्चुअली होता क्या है कि इंसान फिर ना हाँ। वहीं फिर दूसरे जोन में चला जाता है कि अब तो हमको सब कुछ आता है तो क्यों ही पढ़ें? नहीं, नहीं, ये वाली फीलिंग तो कभी ज़्यादा आनी खुश नहीं हो जाता चाहिए। है वो, फिर घूमने निकल जाता है। ये वाली फीलिंग तो कभी आनी नहीं चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हमें एक टेस्ट के लिए हुँ। सब कुछ आता है। अगर हम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे 1 महीने में, तो वो साफ़ हो जाएगा सारा। हुँ, इसलिए एग्ज़ैक्टली। ये वाली फीलिंग तो आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि सब कुछ आता है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, मतलब हम पढ़ के भी जाते हैं तब भी हुँ, कम नंबर आते हैं, तब बहुत बुरा लगता है, और ऐसे भी डर जैसा लगता है कि पता नहीं अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, एक तो ड्रॉप भी कर लिया है। ड्रॉप करके तो और ज़्यादा प्रेशर हुँ। होता है कि अब एक तो ड्रॉप भी कर लिया है, अब क्या करें। तो उस मोमेंट पे अच्छा मैं आपके जैसे कि हाँ, हाँ बताओ, बताओ? उस मोमेंट पे मैं यही सोचती थी कि कोई बात नहीं, ये वाले टेस्ट में नहीं हुआ, इस टेस्ट में जो रह गया उसे एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगी और अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आऊंगी, बस इतना सोचती थी, हुँ। ज़्यादा नहीं सोचना अच्छा चाहिए। आपके रिलेटिव्स आपको मतलब कि वो करते थे कि नहीं?
कि कंपेयर कर रहे थे कि नहीं वो शर्मा जी के लड़के से या वर्मा जी के लड़की से, ऐसा कुछ कंपैरिजन चलता था मौसी के आ, लड़के से, मामा के छोटे बेटे से। मेरे रिलेटिव्स कंपेयर ही नहीं कर पाए क्योंकि कोई कंपैरिजन के लिए था ही नहीं। हम्म, क्योंकि हमारे जितने भी मैक्स रिलेटिव्स हैं तो किसी ने भी मेडिकल वगैरह साइड गए ही नहीं। जो मेरे बड़े लेकिन अब कज़न, आपको रेफरेंस लेकर के वो लोग दूसरे बच्चों को कंपेयर करेंगे। हाँ हो सकता है। जो मेरे फैमिली में मेरे कज़न्स हैं बड़े, उनने किसी ने मेडिकल नहीं हम्म, रखा और बाकी मुझसे छोटे ही हैं, तो इसलिए कोई खास अब उन छोटों का कंपैरिजन कर नहीं कंपैरिजन सकते। होगा। पता नहीं, हाँ हो उनसे एक बार सकता हाल है। चाल लेना कि कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन। अब तो हाँ रिलेटिव के पास आ गया ना रेफरेंस कि हाँ अब जी, हाँ श्रेया ने जी, कर लिया है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ जी। बट इतना ज़रूर कहते थे कई लोग कि क्या ड्रॉप करके कहाँ निकलता है, कहाँ होता है, ऐसे ऐसे मतलब अपने अपने थॉट्स देते रहते थे सब कि कहाँ हो पाएगा अब इतने ड्रॉप करके। ऐसे ऐसे हम्म, लाइक खुद ही आपको अच्छा जैसे कि मोटिवेट करना एक चाहिए। एग्जैक्टली exactly. और एक चीज़ मैं मतलब कि बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि आ, ये मतलब कि होता है ना कि आप ऑनलाइन कोचिंग आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाया कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाया, आपने किसको चूज़ किया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन को। मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी लिया था, ऑफलाइन भी लिया था, दोनों लिया था। बट मैं हम्म, कहना हम्म, चाहूँगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। इतना फ़र्क है बस कि हम्म, आप जब ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप इतना ज़्यादा टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते और अपने क्लासमेट्स को नहीं जान पाते। जब आप ऑफलाइन जाते हो तो आप अपने क्लासमेट्स को भी जान पाते हो और आप थोड़ा मतलब मोटिवेटेड ज़्यादा रहते हो। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन जैसे पढ़ती थी, एक्चुअली कंपिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सबसे हाँ मेन हाँ चीज़ ये है। हाँ, जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ती दिखता थी, है कि ये बच्चा भी पढ़ रहा है, ये बच्चा भी पढ़ रहा है, हाँ इस हाँ तरीके से। हाँ, और हम्म, ये होता है कि और कि तो जो मैक्सिमम जो मेरे को फ़ायदा हुआ वो मुझे उसी चीज़ का हुआ जो मैंने ऑनलाइन नोट्स वगैरह बनाए थे। और हम्म, बाकी तो ऑफलाइन टेस्ट्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही खैर। पर मेरा नीट मानना के है कि एग्ज़ाम पूरा का पूरा ऑफलाइन ही होता है। हाँ यही है ना, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो आपको एक आध बार एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मॉक टेस्ट एग्जैक्टली अच्छा नहीं जाता, जिस दिन अच्छा नहीं जा रहा होता एग्ज़ाम तो उस दिन डर भी लग रहा होता है। मतलब ऐसी फीलिंग आती है हम्म, तो जैसे नीट में हो रहा है कि डर लग रहा है, डर लग रहा है होएगा कि नहीं होएगा। तो ये उस दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं हम कि अगर सच में नीट में ऐसा होता है तो हम कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को। हम्म। एग्जैक्टली। और जैसे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, हम्म, हाँ जी, अपने ही आपकी आपके ही नाम से है, श्रेया शर्मा के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो क्या मतलब कि है दिमाग में, क्यों स्टार्ट किया आपने अपना यूट्यूब चैनल और क्या नीट करना चाहते हो। नीट के बाद ऑलमोस्ट 4-5 महीना बिल्कुल ही फ्री थे, बिल्कुल ही ज़्यादा। तो फिर उस वक्त मेरे दिमाग में हम्म, आइडिया आया कि क्यों ना यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी शायद 2-3 कर महीने हुए मुझे यूट्यूब पे आए हुए। और हम्म, मेरा ज़्यादा मोटिव यही था कि मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँगी कि आखिर मेडिकल कॉलेज में क्या क्या होता है, उन चीज़ों को शेयर करूँगी आने वाले नीट एस्पिरेंट्स के साथ। बाकी मेरे हम्म, फर्दर प्लान्स तो यही है कि आई विल मेक मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू मेडिकल कॉलेज, मेरी लाइफ और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर उन सब से रिलेटेड। हम्म। ठीक है, मैं आपके चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बच्चे जा करके उसको चेक कर सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो ज़रूर मिल जाएगा, कुछ देखने को मिलेगा कि कैसा है मेडिकल कॉलेज, किस तरीके हाँ से जी, मेडिकोज रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और और एक एक ना एक लास्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि इसके बाद हम लोग समअप कर लेंगे। हाँ जी, हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोला जाए कि कुछ सेंटेंसेस में अगर आप एक बताना चाहो बच्चों को एकदम क्रिस्प और बिल्कुल क्लियर कि ये 2023 के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, तो क्या उनको करना चाहिए एग्जैक्टली exactly, कि वो अगर वो करना स्टार्ट कर दे तो वो नीट क्वालिफाई कर जाएंगे 23 वाला। मेरा मानना ये है एक कि मैसेज अगर देना हो आपको तो हाँ हाँ, छोटा मैं मैसेज। मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करते हुए बस अपने आप को हौसला देते रहिए कि हाँ मेरे से हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम्म, जिस दिन पेपर होगा उस दिन बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्योंकि मैं खुद घबरा जाती थी पेपर देते वक्त, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पीछे ले गई, मुझे
कई बार पीछे ले गई पेपर देते वक्त। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस यही सोचने मन में कि अगर हम लोगों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्लियर भी कर लेंगे। ये एग्जैक्टली। हाँ जी। जैसे कि ये ना मेन कंडीशनिंग उसी से हो जाती है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोगों ने पहले कि जो बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे बहुत टफ एग्ज़ाम है, क्रैक ही नहीं हो पाएगा, उस वजह से हो जाता है। बट हमको लगता है कि आसान एग्ज़ाम है, अगर हाँ। कोई सिस्टमेटिक तरीके से कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करेगा तो फिर पक्का 100% है कि क्वालिफाई कर जाएगा। कोई जगह 1 महीना पहले एग्ज़ाम से तो फिर तो बहुत दिक्कत है उसको, और उसकी नींद ही खुल रही है 1 महीने पहले तो बहुत दिक्कत है। अभी तो तो काफ़ी श्रेया ने बहुत अच्छा बात बोला। हम्म। हाँ बताइए। अभी तो काफ़ी टाइम है, 3-4 महीने है, शायद 3 महीने तो है ही। तो अगर कोई अभी भी किसी की आँख खुल रही है, तो अगर वो अभी भी पूरा जोर लगा के करे तो हो सकता है वो भी क्लियर कर लें। बस हौसला चाहिए होता है और डेडिकेशन चाहिए होती है। एग्जैक्टली। जैसे मान लो कि क्लियर अगर नहीं करता है तो इतना तो कॉन्फिडेंस उसको आ जाएगा ना कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो नेक्स्ट हाँ। जो एग्ज़ाम होगा वही उसमें बहुत अच्छा कर लेगा वो, उसमें तो क्वालिफाई कर ही जाएगा 100% श्योर। तो यही आपका मैसेज है कि अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देने हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव बातचीत करिए खुद के साथ, दूसरे किसी के साथ नहीं, खुद के साथ बात करिए। और स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ढंग से पढ़ाई करनी है और बहुत मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए श्रेया, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे हम लोग फिर से। और आप तब तक बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी होंगी अपने कॉलेज के बारे में, और Thank you very much. फिर डिस्कस All किया the जाएगा best. नई सारी चीज़ें। हाँ जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक All बार the आप अपनी best. तरफ से बोल दीजिए नीट एस्पायरेंट्स को, और ये लोग भी फोड़े और इनके साथ भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, हम और आप मिल करके। हाँ जी, हाँ जी। All the best everyone for your बिल्कुल। exam. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए सब लोग, और हम लोग आपके साथ हैं। सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।